हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ कॉरपोरेट टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि कॉरपोरेट टैक्स के बारे में आज पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। तो कॉरपोरेट टैक्सेशन होता क्या है? कॉरपोरेट टैक्सेशन रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच कंपनीज एंड बिजनेसेस आर टैक्स्ड ऑन देयर प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कॉरपोरेट या कंपनीज जो प्रॉफिट अर्न करती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। इन इंडिया कॉरपोरेट टैक्सेस आर गवर्नड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉरपोरेट टैक्स को गवर्न कौन करता है? गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एडमिनिस्टर कौन करता है इसे? CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। The tax rates and provisions are subject to periodic revisions through budgetary announcements and legislative changes aimed at fostering economic growth, encouraging investment and ensuring fair tax collection. तो टैक्स रेट एंड जो भी प्रोविजंस बनते हैं या जो भी टैक्स रेट आते हैं वो बेसिकली कब आते हैं? पीरियडिक रिविजन्स होता है, बजट जब अनाउंसमेंट होती है तो उसी में हमें टैक्सेशन के रेट्स वगैरह या फिर कुछ चेंजेस जो हुए हैं फाइनेंशियल एक्ट के दौरान तो वो सारे हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना और फेयर टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ें की बात होती है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉरपोरेट टैक्स रेट से स्टार्ट करते हैं। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं? 2023 एंड 2024। जब भी आप एग्जाम दोगे तो मेक श्योर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर आप पढ़ के जाना। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 द कॉरपोरेट टैक्स रेट्स इन इंडिया आर स्ट्रक्चर्ड एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम अगर बात करें कॉरपोरेट की तो दो तरह की कंपनीज़ देखने को मिलती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनीज़ और एक होती है फॉरेन कंपनीज़। डोमेस्टिक कंपनीज़ कौन सी? उसका रेट्स के हिसाब से देखते हैं। टर्नओवर अप टू 400 करोर्स, कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ अप टू 400 करोर्स इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स आर सब्जेक्ट टू रिड्यूस्ड कॉरपोरेट टैक्सेस ऑफ 25%। तो जब हम कंपनीज की बात करते हैं, कंपनीज जिनका टर्नओवर कितना है? अप टू 400 करोड़ तक है। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उन पे जो टैक्स रेट लगेगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगेगा, दैट इज 25%, सरचार्ज और सेस को एक्सक्लूड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टर्नओवर एक्सीडिंग 400 करोड़। तो हम डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी में हमने देखा कि जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है उनको टैक्स रेट कितना देना पड़ता है? 25%। और जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, दैट मीन्स 400 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है अगर टर्नओवर, तो उनको कितना टैक्स रेट पे करना पड़ता है? 30% का टैक्स रेट पे करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस को एक्सक्लूड करके। These tax rates are designed to provide differential treatment based on the size and sale of the businesses। तो ये टैक्स रेट जो भी आप देख रहे हो ये किस तरह डिज़ाइन किए गए? साइज, बिजनेस का स्केल वो कितना बड़ा है, कितने बड़ी उसकी प्रोडक्शन एरिया है, एमिंग टू सपोर्ट स्मॉलर एंटरप्राइजेस एंड encourage larger corporations to contribute proportionally to the government revenue। तो इससे क्या है? बेसिकली साइज एंड स्केल के हिसाब से इस स्लैब रेट्स को बनाया गया है, इस रेट्स को डिफाइन किया गया है ताकि जो स्मॉलर एंटरप्राइजेस है उसे सपोर्ट कर पाएँ एंड एट द सेम टाइम जो लार्जर कॉरपोरेशंस है, लार्जर कंपनीज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे। देन वी हैव फॉरेन कंपनीज। तो डोमेस्टिक कंपनीज हमने देख ली दो टर्नओवर के हिसाब से, 400 करोड़ से कम एंड 400 करोड़ तक या उससे कम या एंड 400 करोड़ से ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया आर टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 40%। तो अगर फॉरेन कंपनी है तो फ्लैट रेट कितना लग रहा है? 40% लग रहा है एंड उस पर सरचार्ज एंड सेस भी लगेगा। दिस रेट अप्लाइज टू इनकम अर्नड फ्रॉम ऑपरेशंस विद इन इंडिया। तो जो भी इनकम अर्न करी गई है इंडिया के अंदर उसके ऊपर ये
टैक्स अप्लाई होता है। तो हमने टैक्स रेट क्या देखे कि डोमेस्टिक की जब हम बात कर रहे थे तो डोमेस्टिक में हमें 2 टैक्स रेट देखने को मिलते हैं, एक है 25% और दूसरा है 30%, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। और जब हम फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं तो फॉरेन कंपनीज में हम क्या देखते हैं कि जो टैक्स रेट है वो कितना है, 40% है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स इंसेंटिव्स एंड डिडक्शंस। इंडियाज टैक्स लॉ प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स एंड डिडक्शंस। तो इंडिया में बहुत सारे इंसेंटिव्स एंड डिडक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रमोट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एंड कुछ एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ डिडक्शंस एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सम की इंसेंटिव्स इंक्लूड, तो हम कुछ कुछ इंसेंटिव्स देखते हैं या डिडक्शंस देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। India's tax law provide various incentives and deductions to promote specific activities and investment. तो हम देखते हैं पहला डिडक्शन जो हमें देखने को मिलता है दैट इज अंडर सेक्शन 80C. Companies can claim deductions for investment made in specified avenues such as provident fund, public provident fund, equity linked saving schemes and life insurance premium. तो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, अगर कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिडक्शंस वो क्लेम कर सकता है, कहाँ पर, अंडर सेक्शन 80C. किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, प्रोविडेंट फंड की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, इक्विटी लिंक्ड अगर सेविंग स्कीम्स है, तो ये सारी चीज़ों में अगर कंपनीज में ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो डिडक्शंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 80C. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी डिडक्शंस भी मिलती है. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू scientific research and development activities can qualify for deductions under section 35. अगर section 35 of income tax act, तो बेसिकली PGBP जब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड बिजनेस से रिलेटेड जो हम इनकम अर्न करते हैं, ये सारी डिडक्शंस हमें वहाँ देखने को मिलती है सेक्शन 35 की डिडक्शंस. तो सेक्शन 35 की डिडक्शंस हमें PGBP में देखने को मिलती है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर पैसा लगाते हो तो 100% डिडक्शंस हमें मिलती है उससे रिलेटेड, ठीक है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिडक्शंस कहाँ मिलती है, सेक्शन 35 में मिलती है. इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन कहाँ मिलती है, सेक्शन 80C में मिलती है. नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOUs and businesses engaged in export activities may benefit from tax holidays or reduced tax rate under special economic zones or export promotion capital goods and schemes. तो अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, तो क्या है, गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है. ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो उसके लिए वो इंसेंटिव्स सब्सिडाइज रेट में चीज़ें प्रोवाइड करती है या फिर टैक्स रिड्यूस कर देती है. फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो वो क्या करती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स रेट कम करते हैं या टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएँ एंड प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट कर पाएँ एंड हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से, ठीक है. तो जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड का बिजनेस चल रहे हैं उसको बेनिफिट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ या तो टैक्स हॉलीडे या तो फिर उसके जो टैक्सेशन के रेट्स है उसे रिड्यूस करके, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें या फिर हम EPGC की बात करें. EPGC का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स. ये स्कीम्स के अंदर है तो फिर ये बेनिफिट्स उनको अवेल कर सकते हैं वो. नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स. Startups registered under the Startup India program may avail themselves of tax holidays and exemptions for a specified period to encourage innovations and entrepreneurship. तो अगर किसी ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर किया है फॉर द स्टार्टअप्स, तो उनको टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, ठीक है. These incentives are aimed at fostering growth in key sectors, promoting innovations. तो ये सारे जो हम incentives देख रहे हैं ये बेसिकली ग्रोथ की बात करते हैं ताकि नया नया इनोवेशंस आए, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो कॉम्पिटिशन है
उसे बढ़ाए और इन्वेस्टमेंट क्या अट्रैक्ट करे, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो इंडिया में भी और बाहर भी। नेक्स्ट क्या है, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज एप्लीकेबल टू कंपनीज दैट हैव सब्सटैंशियल बुक प्रॉफिट्स बट पे लिटिल और नो टैक्स। तो बेसिकली ये किसके ऊपर है, ये एप्लीकेबल है उन कंपनी के लिए जो बुक प्रॉफिट्स अर्न करती है बट वो थोड़ा या फिर बिल्कुल टैक्स नहीं पे करती है ड्यू टू सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। तो कुछ एग्जाम्पशंस उन्हें मिल जाती है और डिडक्शंस मिल जाती है जिनके कारण उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो मैट क्या करता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इंश्योर करता है कि कंपनीज पे मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स। तो कंपनी क्या करे, एटलीस्ट कुछ मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स पे करे रिगार्डलेस ऑफ देयर टैक्स लायबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजंस। तो उनके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी, उसको छोड़कर एक फिक्स्ड जो है मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स वो पे करे। द रेट ऑफ मैट इज करेंटली कितना है, 18.5% नहीं है, इट इज 15%, ठीक है, प्लस सरचार्ज एंड सेस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट्स। तो मैट जो है, मैट का जो रेट है दैट इज 15% और ये कैलकुलेट किस में होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैलकुलेट होता है बुक प्रॉफिट्स के अंदर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपकी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होती है उसके ऊपर ये 15% कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS एंड एडवांस टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन पेमेंट्स सच एज सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स एट स्पेसिफाइड रेट्स। तो बेसिकली जो पेमेंट दे रहा है वो क्या करता है, कुछ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ TDS डिडक्ट करके आगे वो पे करता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, सैलरी, ये सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर में एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है रेट्स का, प्रॉपर रेट्स का दिए हुए हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सा रेट लगेगा, ठीक है। तो हमें उतना डीप तो पढ़ना नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि TDS होता क्या है। TDS बेसिकली टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है कि जो पेमेंट करा वो टैक्स डिडक्ट करके आगे पे करता है, ठीक है। जो TDS है वो डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को एंड TDS रिटर्न्स फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस। तो TDS क्या है, गवर्नमेंट को पे करना होता है जो डिडक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को पैसे अपनी जो सैलरी देता है तो सर्टेन अमाउंट एज अ TDS वो डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर जो है वो फिर गवर्नमेंट को वो पे करता है एंड एट द सेम टाइम उसे TDS को रिटर्न को भी फाइल करना पड़ता है। जैसे हम ITR फाइल करते हैं वैसे TDS फाइल भी करना पड़ता है समय के साथ, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है देख लेते हैं। कॉर्पोरेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो कितनी इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से होती है इसकी इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली हम इसे पे करते हैं, ठीक है। इफ देयर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 10,000 आफ्टर कंसिडरिंग TDS क्रेडिट्स। तो अगर उसकी 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ठीक है, तो बेसिकली अगर 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में क्या पे करना होता है, एडवांस टैक्स को पे करना होता है, ठीक है। एडवांस टैक्स हेल्प्स in timely collection of the taxes and ensures regular cash flow for the government। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि टाइम से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है एंड कैश फ्लो गवर्नमेंट का बराबर बना रहता है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, द कॉर्पोरेट टैक्सेशन इन इंडिया एंटेल्स वेरियस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो कुछ कंप्लायंस होते हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है, वो देखते क्या है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो ITR फाइल करना। कंपनीज मस्ट फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली। तो हर साल कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, ITR फाइल करनी पड़ती है, अपनी इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसे फाइल करना पड़ता है, डिस्क्लोजिंग उनकी क्या इनकम रही, डिडक्शंस क्या उन्होंने क्लेम किया, टैक्स क्या पे कर रहे, और भी फाइनेंशियल डिटेल्स है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के साथ, मतलब जो भी उसके अकॉर्डिंगली है वो सारी चीज़ें कहाँ डिस्क्लोज होती है, ITRs में डिस्क्लोज की जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज tax audit. Businesses meeting specified turnover and profit thresholds are required to undergo tax audits conducted by CA
to verify the accuracy and completeness of financial statement and tax compliance. अगर हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो टैक्स ऑडिट किया कब जाता है? अगर कोई बिजनेस एक अपने टर्नओवर, एक इस पर मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है, तो अगर स्पेसिफाइड टर्नओवर और प्रॉफिट थ्रेशोल्ड के वहाँ पहुँच गया है तो फिर टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड वो कौन करता है? सीए करता है। वो सीए बेसिकली किया क्यों जाता है? ताकि वो वेरीफाई कर सके वो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो चेक किए जा सके कि प्रॉपरली कंप्लीट और एक्यूरेट है एंड टैक्स कंप्लायंस है या नहीं है। फिर आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशंस। ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशंस अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन associated enterprises, ensuring that transactions are conducted at arm's length prices to prevent tax avoidance. ट्रांसफ़र लेंथ, अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात करें तो ये कहता है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टी है, पार्टी ए, और ये है पार्टी बी। ये दोनों क्या है? रिलेटेड पार्टी है। मान लो कौन सी पार्टी है? ये रिलेटेड पार्टी है। और ये मान लो ये सी पार्टी है, ठीक है। ये और ये कौन है? ये अनरिलेटेड पार्टी है। कौन सी पार्टी है? ये अनरिलेटेड पार्टी है। तो जब ए और सी ट्रांजैक्शन करते हैं आपस में, ये दोनों क्या है? अनरिलेटेड पार्टी है। तो मान लो ये बिजनेस करता है राइस का, तो ए जब राइस बेचता है सी को, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पर केजी बेचता है, ठीक है, और यही ए जब बी को बेचता है, ये दोनों क्या है? रिलेटेड पार्टीज है। ए एंड बी कौन है? रिलेटेड पार्टीज है। जब ए बी को बेचता है तो ये बेचता है 40 रुपीज़ पर केजी में। तो देख रहे हो कि ये रिलेशंस के कारण प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं। जब ए और सी आपस में बात कर रहे हैं या आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चूँकि ये अनरिलेटेड पार्टीज़ हैं, तो ए सी को कितने में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। बट अगर ए और बी की बात करें तो चूँकि ये रिलेटेड है, आपस में रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, तो ये कितने का बेच रहा है? 40 रुपीज़ का बेच रहा है। तो इसे ही कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ट्रांजैक्शन दो रिलेटेड पार्टीज़ के अंदर होना चाहिए जैसे कि वो अनरिलेटेड की तरह कर रहा है। मतलब क्या? इसको भी 100 रुपये का बेचना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स फेयर प्राइस होना चाहिए दो आपस में रिलेटेड पार्टीज़ के अंदर भी। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मतलब दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में, इंश्योरिंग दैट जो भी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फेयर प्राइजेस में हो ताकि टैक्स अवॉइडेंस ना हो पाए, ठीक है। रीसेंट रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। Corporate tax rate reduction. In September 2019, the government announced a significant reduction in the corporate tax rate. तो अगर सितंबर में देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने की बात हुई थी टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स रेट को डिक्रीज करने की बात की गई थी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज वाज लोअर टू 22%। तो जो भी डोमेस्टिक कंपनीज थी उनका जो टैक्स रेट है वो कितना कर दिया गया? 22% कर दिया गया, सरचार्ज एंड सेस को एक्सक्लूड करके। किसके लिए है? दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रही है, नई नई आई है, जिन्होंने अपना प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया है? बिफोर 31 मार्च 2023। तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिन्होंने अपना प्रोडक्शन 31 मार्च 2023 से पहले स्टार्ट किया है, उनका टैक्स रेट कितना रहेगा? 22%, मतलब 22% रहेगा। फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फेसलेस assessment and appeals to promote transparency, reduce compliance burden and expedite tax dispute resolution for corporations. तो बेसिकली क्या है? फेसलेस असेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें की जा रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। टैक्स का जो मतलब कॉम्प्लायंस, जो गाइडलाइंस, इतनी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, वो रिड्यूस हो जाए एंड जो डिस्प्यूट सॉल्यूशंस है उसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे कि
जो हम रिटर्न्स फाइल करते हैं अब हम ई फाइलिंग करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, और जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो भी हम ऑनलाइन करते हैं। हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू स्ट्रीमलाइन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, ये टैक्स पेयर के लिए भी इम्प्रूवमेंट ही है, उनकी सर्विसेज भी, उनको भी सर्विसेज अच्छे से मिल सकती है, ठीक है। चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या फेस हो रही हैं, चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस। तो टैक्स अवॉइडेंस बहुत ही कॉमन है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। combating tax avoidance and tax evasion remains a challenge, necessitating robust enforcement measures, anti-abuse provisions and international cooperation of tax information exchange। तो अगर सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं कि टैक्स अवॉइड किया जाता है या फिर टैक्स इवेड किया जाता है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, जो भी टैक्स पॉलिसीज़ में थोड़े थोड़े जो लूप होल्स बने हुए हैं उसको यूज़ करके अपनी इनकम को कम दिखाना। और टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है कि डेलिबरेटली आप अटेम्प्ट्स करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो। complexity of tax laws, the complexity of the tax laws, frequent amendments and compliance requirements can pose challenges for businesses। तो जो हम टैक्स लॉज की बात कर रहे हैं, टैक्स लॉज हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है, और जो भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ है ये सारे क्या है बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस होते हैं, पर्टिकुलरली वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए विद जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है टैक्स प्लानिंग एंड कंप्लायंस के लिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल डेवलपमेंट्स। इंटरनेशनल टैक्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग OECD या G20 initiatives on base erosion and profit shifting BEPS influence India's corporate tax policies practices, necessitating alignment with global standard while safeguarding national interest। तो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो हमारे MNCs होती हैं, MNCs बेसिकली क्या करती है, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी जो प्रॉफिट्स है वो आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र कर देती है ऐसी जगह पे जहाँ पर टैक्स बहुत मिनिमम होता है या फिर टैक्स नहीं लगता है, उसे ही क्या कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बेसिकली MNCs यूज़ करती हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस एंड इकोनॉमी। Corporate taxation in India has a significant impact on businesses, influencing investment decisions। तो अगर हम कॉरपोरेट टैक्सेशन की बात करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में भी चेंजेस आती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें भी। द टैक्स पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एम्स टू क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हम टैक्स पॉलिसीज़ या फिर जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या हो, अच्छा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स एंड कंपनीज। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है होगा टैक्स का वो डिफरेंट इकोनॉमीज़ या कंपनीज़ में एक जैसा हो, इक्विटेबल हो। टॉपिक के एंड में हम पहुंच चुके हैं, सो लेट्स सी द कंक्लूजन एंड वील वाइंड अप द क्लास टुडे। इन कंक्लूजन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन इन इंडिया इज अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगर कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है फॉर द गवर्नमेंट के उसको बैलेंस करती है विथ इंसेंटिव फॉर द बिजनेसेस टू थ्राइव एंड एक्सपैंड। एंड इंसेंटिव प्रोवाइड करने से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो ओवरऑल हम डेवलपमेंट की देख पाते हैं। द टैक्स रेट्स, इंसेंटिव्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड रीसेंट रिफॉर्म्स डिस्कस्ड हाईलाइट द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्सेशन इन इंडिया। तो अभी हमने टैक्स रेट्स देखे, जैसे डोमेस्टिक देखा, फॉरेन में देखा, उनके टैक्स रेट देखे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि टैक्स हॉलीडेज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली किसके बारे में बात करी थी हमने, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करी थी। एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग, compliance and alignment with global tax standard। तो बेसिकली अलाइन किया जा रहा है किसके साथ, जो ग्लोबल टैक्स स्टैंडर्ड है उसके साथ, फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग इन द कंट्री।
किसके साथ, ताकि बिजनेस हमारा अच्छा से ऑपरेट हो पाए कंट्री के अंदर, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो we'll meet you in the next class with a new topic. Thank you so much students for watching this lecture.